नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में पिछले सालों पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें किस तरीके से हल करना है, उन सब पर हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके पास कुछ कंडीशंस होती है जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उनके आप इसके क्वेश्चन को आसानी से हल नहीं कर पाओगे। तो जैसे लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके पास ये कुछ अनुपात दिए गए हैं। आपके पास समीकरण इस तरीके से होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण होंगी और इसे आपको अगर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 के अनुपात निकालें तो उससे आपके पास एक ग्राफीय निरूपण आता है और एक बीजगणितीय निरूपण आता है। तो इसे आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर पहली कंडीशन ऐसी बनती है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये निम्न में से किस अनुपात की तुलना में आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन गिवन है, ये अनुपात दिया हुआ है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इस केस में केवल एक ही हल होता है। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इसका एक ही हल निकलता है। अगर तीनों बराबर होती है, जैसा कि दिया हुआ है, अगर तीनों बराबर हैं तो ग्राफीय निरूपण हमेशा संपाती होता है। संपाती का मतलब हुआ जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पास होती है तो उसे बोलते हम संपाती, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा, जब पहले के दो बराबर हैं और वो लास्ट वाले के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब इस तरीके से जो कहीं भी नहीं मिलती है, और जब रेखाएं मिलेंगी नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो पहले की दो कंडीशन होती है ये वाली, ये होती है संगत। संगत मतलब जब हल निकल जाता है तो वो संगत में आता है, और जब हल नहीं निकलता तो वो आता है असंगत में। तो आपको ध्यान रखना है, पहली दो कंडीशन होती है जहाँ पे हल निकलता है, जहाँ पे सिर्फ एक हल होता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वो संगत होता है, और जहाँ पे कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है। तो इतना अगर आपको समझ आया तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन पे ध्यान रखिएगा। अब आपके पास उत्तराखंड बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा थिंकिंग लेवल के हैं कि आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसमें सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, ताकि आपको सोचना पड़े और आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक समीकरणों के युग्म, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है के पास है। अब ये बोल रहा है कि क्या इसके अद्वितीय हल होंगे, या ठीक दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो आप इन्हें कंपेयर करो। देखो x के साथ क्या है, x का जो गुणांक है 1 है, 1/, यहाँ कितना है -3 बराबर 2/-6 बराबर 1/5। तो आपको देखिएगा ये तो 1/-3 आ रहा है। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, 2 कम 2 तो 3 6, ये भी 1/-3 आ रहा है। ये दो तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये लास्ट वाले के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है पहले के दो बराबर हैं, लास्ट वाले के बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके पास दिया हुआ है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। आपको बताया था मैंने, ध्यान दो कि संगत कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होती है। तो इन दो कंडीशन में तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी या संपाती। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, उस केस में संगत होता है, अदरवाइज असंगत होता है। तीसरा आपके पास दिया हुआ है कि किस मान के लिए युग्म एक ही दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है का कोई हल नहीं है। तो देखो कोई हल नहीं है कब होता है, x के साथ 1 है अपॉन यहाँ x के साथ 2 है बराबर y के साथ भी 1 है, यहाँ y के साथ k है, और ये बराबर नहीं होगा
ये अगर मैं इसे राइट साइड ले जाऊं तो ये आएगा 4, या इसे ऐसे रहने दो 4, -4 अपॉन, अगर मैं इसे बाई साइड ले आऊं तो इसका साइन चाहूंगा -3 हो जाएगा, यही होगा। तो इसका कोई हल कब नहीं होगा, देखो ये तो बराबर है नहीं, तो इन दोनों को बराबर कर दो आप। अगर मैं इसकी से गुणा करूंगा तो k बराबर 2 गुणा 1 2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 पे इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण युग्म 2x, अगर मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखूं तो इसे बाई साइड ले आओ, -5x और -6 बराबर 0 होगा। ऐसे ये वाला है, देखो 6x है, इसे बाई साइड ले आओ तो -6x होगा, ये +15y ऐसे ही होगा, और ये -18 है, यहाँ जाके +18 हो जाएगा, बराबर में 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2/-6 बराबर -5/15 बराबर -6/18। अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले x के फिर ये y होगा, सॉरी पहले x वाले को फिर y वाले को फिर कांस्टेंट, तो ये आएगा 1/2 माइनस का, ये भी आएगा सॉरी 1/3, ये भी आएगा -1/3 और ये भी आएगा -1/3। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, और तीनों बराबर कब आते हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं। तो ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, यदि रैखिक समीकरणों x - y बराबर 1 और x + ky बराबर 5 के अद्वितीय हल हैं, कब हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पर। तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस x और y की वैल्यू उस समीकरण में रखना जहां पे k दिया हुआ है। यहाँ पे तो x की जगह रखो 2 + k × 1 बराबर 5, k तो ऐसे ही आएगा, तो 5, ये 2 राइट साइड जाके -2 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बस यही आपका हल है, ऑप्शन नंबर बी। जो कि अद्वितीय हल दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 1 पर, तो x और y की वैल्यू आपको इस वाले में रखना है जहां पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हो। आगे आपके पास दिया हुआ है, एक समीकरण दिया 2x + y = 2x + y बराबर 13, और दूसरा लिखा हुआ है 4x - y बराबर 17। आपको x - y की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सिंपल है, एक तरीका तो ये है कि आप दोनों में इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो और तब सॉल्व कर लो, वैसे भी निकल जाएगा। और एक डायरेक्ट ये कि अगर आप इन्हें माइनस करते हो तो भी निकल जाएगा। माइनस मतलब कैसे, देखो अगर मैं इसे माइनस करता हूं, अगर मैंने माइनस करता हूं तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आपको दिखेगा 2x - 4y 4x -2x, y + y 2y बराबर 13 में से ही गया -4। अगर मैं -2 से डिवाइड कर लूँ, या अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो -x + y बराबर -2। अब माइनस से गुणा कर दो क्योंकि आपको x - y चाहिए, तो अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा तो x - y बराबर 2, और यही आपका, क्योंकि आपको x - y ही निकालना है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसे सॉल्व करके पहले x और y निकाल लो और फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दो, तो भी आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, k के किस मान के लिए एक समीकरण दिया हुआ है, kx + 3y बराबर k - 3। दूसरा दिया हुआ है 12x + ky बराबर k। के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब तीनों बराबर होते हैं। मतलब k/12 बराबर 3/k। अब क्योंकि ये इक्वल के एक ही साइड है तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो आप, इक्वल के एक ही साइड है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड भी होता है दोनों तो माइनस माइनस कर सकते हो, बात सेम ही है। एक बार इन दोनों को बराबर करो, तो अगर मैं बराबर करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, के की के से होगी तो के स्क्वायर, और 12 की 36, तो के की वैल्यू आएगी √36 प्लस माइनस का, तो के आएगा ±6। एक तो ये आ रहा प्लस और माइनस का, और जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा देखो, तो जब मैं 3/k बराबर
k माइनस 3 अपॉन k करूंगा तो आपको दिख रहा है k यहाँ भी और k यहाँ भी है, तो k से k कट जाएगा। ऊपर क्या आया, k माइनस 3 बराबर 3, तो k की वैल्यू आएगी 3, ये माइनस 3 राइट साइड जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब ध्यान से देखो, इस वाले केस में k की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ प्लस माइनस 6 आ रही है, इसका मतलब है जो दोनों जगह सेटिस्फाई करेगा आंसर वो होगा, तो k की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि यहाँ भी 6 है और यहाँ प्लस का एक माइनस का है, तो हम प्लस वाला ही लेंगे जो दोनों जगह होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, k का मान 6। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक में बदल जाते हैं। सबसे पहले कभी भी अंश हर वाला क्वेश्चन है तो आपने मान लिया, माना अंश को आपने ले लिया x और हर को आपने ले लिया y, तो जो आपकी भिन्न बनी वो बनी x बटे y, ठीक है इतना। अब प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि जो भिन्न है उसमें अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न कितने बदल जाती है, एक में बदल जाती है, मतलब 1/1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, सॉल्व करो तो ये x, ये यहाँ जाके माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 ऑलरेडी है, ये 1 यहाँ जाके माइनस 1, इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। ऐसे अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो जो x अपॉन वाई है ये बोल रहा है यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये 1/2 में बदल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की x है तो 2x बराबर y प्लस 1, इट मीन्स 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। बस सॉल्व कर लो इसे यहाँ रखो, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। अगर क्योंकि y बराबर है और इनके चिन्ह माइनस में है तो आप साइन चेंज कर लो, ये माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, तो x की वैल्यू है आपकी 2 और ये प्लस 1 ये हो गया प्लस 2 हो गया तो 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो 1 में, ये समीकरण नंबर 1, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो माइनस वाई का मान आएगा -2, जो 3 है वो राइट साइड जाके -3 हो जाएगा, इट मीन्स माइनस वाई की वैल्यू -5, तो वाई कितना आया 5। इसका मतलब है जो हमारी भिन्न हुई वो कितनी हुई, x है 3 और y है 5, तो 3/5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में करवाए हुए हैं, तो अब अगर एक बार आप जाके चैप्टर को देख लो पूरा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बट यहाँ पे जैसे ये हम विलोपन विधि कर रहे हैं तो आप एक बार विलोपन विधि वाली वीडियो देख लो ताकि आपको विलोपन विधि में कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है 9वां प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, उनकी वर्तमान आयु है। सबसे पहले जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु पर डिपेंड कर रहा है, तो आप सबसे पहले पुत्र की आयु मान लो, माना पुत्र की आयु हमने मान ली x, तो आप मुझे बताओ पिता की आयु क्या होगी। पिता की आयु लिखा हुआ है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। पुत्र की आयु x है तो इसका 3 गुना हुआ 3x और इससे 3 वर्ष अधिक मतलब 3x + 3 है। आगे लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, आप बोलोगे x + 3, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, आप बोलोगे 3x + 3 + 3, इट मीन्स 3x + 6, यही हुआ। अब इसने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने से, दुगना मतलब ये हुआ इससे 10 वर्ष अधिक होगी, ये मतलब हुआ इस चीज का, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 3x + 6 बराबर 2 की x होगी तो 2x + 3 दूनी 6 + 10, तो आपको दिखेगा, इसे यहाँ ले आऊं, ये आएगा 3x - 2x बराबर ये आएगा 16
और ये 6 यहाँ जाके -6। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू आई वो आई 10। मतलब ये हुआ कि जो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु होगी 10 और पिता की आयु होगी 3 गुणा 10 प्लस 3। तो 3 10 से 30 प्लस 3 कितना, 33 वर्ष। तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस प्रश्न को हल कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, देखो इसे मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया और इसे मैंने समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसे कहां रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 1 से 8x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5y। तो अगर मैं x निकालूं तो आएगा 9 माइनस 5y अपॉन में 8। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब x को रखो सेकंड में, x का मान समीकरण 2 में रखो। तो 3 की जगह तो सेम आएगा, x के जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। तो 27 माइनस 15y ये तो सेम आएगा। अब देखो, क्योंकि अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम तो आएगा 8 अपॉन में, अब ये 8 में 1 का भाग 8 बार गया, 8 की 2 से गुणा तो 8 दूनी 16y बराबर 4। सॉल्व कर रहे इसे तो 27 माइनस 15y प्लस 16y तो प्लस y बराबर 8 की 4 से होगी तो 8 को 32। तो y का मान आएगा 32 माइनस 27। y कितना आया 5। y का मान रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 की जगह 3 में रखो क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो x आएगा तुम्हारा 9 माइनस 5 गुणा 5 बटे 8। तो 9 माइनस 25 बटे 8, 25 में से 9 गया कितना बचा 16, माइनस 16 बटे 8 मतलब कितना आया -2। तो ये आया x और ये आया y। इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने ले लिया x और पुत्र की वर्तमान आयु को हमने ले लिया y। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगा, आप बोलोगे x प्लस 5। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, आप बोलोगे y प्लस 5। बट प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा कि जो जैकब की आयु होगी 5 वर्ष बाद वो पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब जैकब की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x प्लस 5 बराबर आएगा 3 की गुना कर लो तो 3y प्लस 15। इसका मतलब है x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 3y आया 10, समीकरण नंबर 1। ऐसी आगे से सॉल्व किया जाए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की एज होगी, जैकब की आयु होगी वो होगी x प्लस 5। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व है जैकब की आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये होगा y माइनस 5। तो जो x माइनस 5 होगा y माइनस 5 मतलब जो जैकब की आयु थी 5 वर्ष पहले वो पुत्र की आयु का कितना गुना था, 7 गुना था। तो आप इसे 7 से गुना कर लोगे
इसका मतलब है x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इट मीन्स x माइनस जो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और ये माइनस 5 राइट साइड जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर आएगा माइनस 30। समीकरण नंबर 2। बस आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक ये है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं x बराबर है, लेकिन देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 7y प्लस 3y तो माइनस 4y होगा बराबर माइनस 40। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आएगा 40/4, मतलब कितना 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ अगर मैं रखूँ इसे तो x बराबर आएगा 10 और ये माइनस 3y राइट साइड देखे प्लस 3y, तो 3 और इंटू y कितना है 10, तो 10 तियां 30 और 10 40 वर्ष। तो एक आएगा जैकब की 40 वर्ष और पुत्र की एज 10 वर्ष। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों की योग की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया, माना कभी भी अंकों वाली संख्या, कैसी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे एक संख्या के अंकों का योग दिया हुआ, संख्या के अंकों की बात हो रही है, तो माना इकाई का अंक आपको मानना है x, इकाई का अंक आपने माना x और दहाई का अंक हमने माना y। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी सबसे पहले, तो संख्या बनेगी आपकी, जो इकाई का अंक है उसे 1 से गुणा करेंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करो तो कितना आएगा 10y और प्लस इकाई को 1 से करोगे तो x। ये आपकी संख्या है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक तो x और y है ना, तो इनका योग दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1। आगे लगा हुआ है इस संख्या का, अब ये बात कर रहा है संख्या का, तो संख्या क्या है हमारे पास ये है, तो इस संख्या का 9 गुना, अगर मैं संख्या के अंकों को पलट दूं, मतलब ये हुआ कि अब ये दहाई हो गया तो 10x और ये इकाई हो गया तो y, इसका 2 गुना होगा। सॉल्व कर लो से, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। दोनों को बाएं साइड ले जाओ, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 90y में से 2y गया 88y और 9y में से 20y गया माइनस 11x इक्वल में 0। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को देखो 11 से डिवाइड कर दूं, 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये आएगा 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 ये आपके पास, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ y प्लस एक्स बराबर 9, बात तो सेम है, प्लस में आप जो भी संख्या दी उन्होंने आगे पीछे लिख सकते हो। एक्स एक्स कट जाएगा, सेम है, 8y प्लस वाई 9y, 9y की वैल्यू y 9, तो y की वैल्यू आएगी 1। y का मान समीकरण 1 में रखो, x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 9, तो x का मान आएगा 8। तो जो आपकी संख्या हुई वो क्या हुई है 10y, 10 इंटू वाई कितना है 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना 18, तो 18 आपकी संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला और बहुत आसान भी है, बस आपको थोड़ा समझना है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, एक हॉस्टल के मासिक व्यय का एक नियत भाग है और शेष इस पर निर्भर करता है
कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब छात्र ए को 20 दिन भोजन करने पर 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि छात्र बी को 26 दिन भोजन करने पर 1180 रुपये देने पड़ते हैं, तो आपको बताना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी कोई भी नियत वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जिसमें एक नियत व्यय हो और एक प्रतिदिन हो या प्रति किलोमीटर हो, तो सारे क्वेश्चन का अप्रोच सेम होगा जैसे अब आपको बता रहा हूं। आपने मान लिया, माना नियत व्यय को हमने मान लिया x और प्रतिदिन जो व्यय है उसे मान लिया हमने y। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक छात्र को 20 दिन का, मतलब जो 20 दिन है वो एक्स्ट्रा है, जो उसे हॉस्टल का किराया देना पड़ता है या भोजन के लिए जो देना पड़ता है, वो एक तो फिक्स x देना ही पड़ता है। लेकिन जो छात्र ए है उसने 20 दिन अतिरिक्त भोजन किया है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, नियत तो x है ही आपके पास, प्लस जो अतिरिक्त 20 दिन के लिए वो अतिरिक्त भोजन किया है, तो 20y होगा बराबर 1000 रुपये। यह है समीकरण नंबर 1। सिमिलरली 26 दिन भोजन मतलब ये प्रतिदिन का व्यय है, तो नियत व्यय तो आपका x हो जाएगा प्लस 26y बराबर 1180। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो विलोपन विधि से, तो आप देखोगे क्योंकि ये सेम है x, तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, x कटा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा -6y बराबर, ये आएगा 081। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान आएगा 180/6। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आएगा आपका 30। इसका मतलब है कि जो प्रतिदिन का भोजन का व्यय होगा वो 30 रुपए होगा। y का मान रखो आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्योंकि ये है तो x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 20 इंटू वाई, वाई आपका 30 है बराबर 1000, तो जो x आएगा 1000 और 30 गुणा 20 600, राइट साइड जाके -600, तो जो x आएगा वो आएगा 400। मतलब ये हुआ कि जो आपका नियत व्यय है हॉस्टल में, जो आपको भोजन के लिए 400 रुपये तो देने ही पड़ते हैं हर महीने, लेकिन अगर आप अतिरिक्त भोजन करोगे तो आपको 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी देना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है, दोनों कारों की चाल। तो अब माना, देखो, माना पहली कार की चाल को आपने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार की चाल होगी उसे मान लिया आपने y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब ये एक ही दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में जो सापेक्ष चाल होगी, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो हमेशा सापेक्ष चाल माइनस होगी, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, क्योंकि एक दूसरे की साइड आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, चाल जुड़ जाती है, तो x + y हो जाएगा। अब हमें दूरी दी है 100 किलोमीटर दोनों के बीच की, तो जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो एक ही दिशा में चाल क्या है? x - y, दूरी क्या है? 100, और समय कितना है? 5। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इससे कट जाएगा 20 बार। इसका मतलब है जो x - y आया वो आया 20। समीकरण नंबर 1।
ऐसे ही जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल है x प्लस वाई, दूरी है 100 और समय आपके पास 1 घंटा। इट मीन्स x प्लस वाई आएगा 100, समीकरण नंबर 2। बस आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसके नीचे रखो ये बराबर 20, समीकरण नंबर 1 है। ऐड कर लो सीधे, y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x की वैल्यू आएगी 120, तो x आया 60। x का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं यहां पर, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई आएगा, ये यहाँ जाके -40, इट मीन्स y का मान आएगा 40। मतलब एक कार की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।